ये एपिसोड शुरू होती है एम्परर के माउंट हुआ में पहुंचने के थोड़े समय पहले। शैंक्सी प्रोविंस में ब्लड डीमन ने बुरी तरह से तबाही को मचाई होती है। हर जगह लोग चिल्ला रहे थे। वहीं एक बंदा चिल्ला रहा था, कौन हो तुम्हारी इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो ये जगह कौन सी है? ब्लड डीमन बताता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, ये जगह आयरन मार्शल एसोसिएशन के द्वारा स्थापित की गई ताइवान ब्रांच है। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है, कमीने कहेंगे जब तुझे सारी चीजें पता है तो तूने यहाँ आकर ये सब क्यों किया? वो बताता है क्यों किया, क्योंकि ये असली मास्टर का ऑर्डर है। वो पूरे 10 साल बाद मेनलैंड में वापस आए हैं। उन्होंने कहा था उनके आने से पहले मैं इस जगह को पूरी तरह साफ कर दूं ताकि दुनिया देख सके आखिरकार ब्लैक ब्लड का असल कितना भयानक है। उसके सामने खड़ा पर्सन जिस पर कहता है ब्लैक ब्लड का असल, अब ये कौन सी बला है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ब्लड डीमन जो सुनता हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है तो इसीलिए जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मुझे ताइवान के पास वाले 2 और ब्रांचों को भी खत्म करना है। तो वह बंदा जो कि कोल्ड आयरन स्वॉर्ड होता है वह भी तैयार होते हुए कहता है, तुम पूरी तरह पागल हो, आज मैं तुम्हारे गले को काट कर तुम्हारे पापों का न्याय करूंगा। और आगे इससे और कुछ भी वो बोल पाता तभी ब्लड डीमन आगे बढ़ता है और उसके थोबड़े को तोड़ते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, अपनी जुबान कम चलाया करो कुछ करने से पहले। और चलो अब इस सबक का क्या ही फायदा, तुम वैसे भी तो मरने ही वाले हो, तुम्हारी मौत शानदार होगी ताकि दुनिया का ध्यान इस तरफ मैं खींच सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले ही पल वो उस बंदे को पूरी तरह से खत्म करने के वादे कहता है, गोल्ड आयरन स्वॉर्ड, मैंने सुना था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो, इसलिए मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। वैसे ग्रेट एम्परर बड़े भाई के साथ माउंट हुआ की यात्रा का बहुत आनंद ले रहे होंगे, मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन तेरे के उसके इतना बोलते ही हम दूसरी तरफ माउंट हुआ की ओर जाता हुआ ग्रेट एम्परर को देखते हैं। डीमन बोल रहा था, ग्रेट एम्परर 10,000 वर्षों की कारावास, आंतरिक रसायन विद्या, 3 नीली आध्यात्मिक औषधि की गोलियां और 9 तनों और 9 पत्तियों वाली जड़ी बूटी की 1000 जिसे हमने आपात स्थिति के लिए तैयार किया था वो गायब हो गई है। एम्परर बताता है, जरूर इसे च्यू ने ही लिया होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने इतने गार्डों को चकमा देकर उन्हें चुरा लिया, क्या है कमाल का बच्चा है ना। डीमन कहता है, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच भी सकते हैं उन चमत्कारी औषधियों को मास्टर च्यू ने एक ही बार में निगल लिया तो क्या होगा। एम्परर बताता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, च्यू होशियार है, उसे उन औषधियों के दुष्प्रभावों के बारे में पता होगा, इसीलिए ज्यादा उसकी चिंता मत करो। तो डीमन कहता है, मेरे ग्रेट एम्परर, मैंने केवल यह मास्टर च्यू की चिंता के लिए नहीं कहा था, 10,000 वर्षों की कारावास की आंतरिक रसायन प्रक्रिया और 9 तनों वाली 9 पत्तियों की जड़ी बूटियों का उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि एक नीली आध्यात्मिक औषधि की गोली भी संसार के 7 डीमनों में से हर एक मेंबर को अपनी पूरी एनर्जी को हासिल करवा सकती है। यदि ये चमत्कारी औषधि आयरन मार्शल एसोसिएशन के हाथों पड़ गई तो हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा यदि मास्टर टोगस टेमोर को पता चल गया कि मास्टर च्यू अकेले ही जंग हो गए थे तो वो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने देंगे। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है, टोगस टेमोर सच में च्यू को अपने रास्ते का कांटा मानता है, च्यू को प्रोटेक्ट कर रहे ब्लू वुल्फ आर्मी को ऑर्डर दो उससे उन औषधियों को एकत्र करने के, लेकिन उन्हें कहना कि वे उसकी यात्रा में बाधा न डाले। डीमन बताता है, मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो कितना बोलते ही हम च्यू की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि ब्लू वुल्फ आर्मी चिल्ला रहे थे, उन्हें ढूंढो, हमें हर हाल में मास्टर च्यू को ढूंढना ही होगा। तो दूसरा कोई पर्सन कहता है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, हमने इस पूरे जहाज की अच्छी तरह से तलाशी ली लेकिन हमें मास्टर च्यू कहीं पर भी नहीं मिले। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है, ये जहाज पानी पर तैर रही है, जब तक वे वाटर टेक्निक को मास्टर नहीं कर लेते तब तक उनके लिए इस जहाज को छोड़कर भागना नामुमकिन है, इसीलिए हर कोने की अच्छी तरह से तलाशी करो। अगर तुम मास्टर च्यू के साथ लाई हुई उन औषधियों को हासिल नहीं कर पाए तो खुद को मरा हुआ समझ लेना। दूसरी तरफ हम च्यू को देखते हैं, उस जहाज को छोड़कर वहां से भागते हुए सोच रहा था, मुझे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने वाटर टेक्निक को मास्टर कर लिया था, लेकिन ये देखते हुए कि ब्लू वुल्फ आर्मी मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आए, इसका मतलब क्या उन्हें पहले ही पता चल चुका है कि मैंने उन चमत्कारियों औषधियों को लेकर भाग चुका हूँ? अगर हाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह चमत्कारी औषधियाँ किंग ऑफ वॉर के साथ मेरा समझौता करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, मैं उन्हें इसे मुझसे छीनने नहीं दे सकता। सेम टाइम पर इधर हम एम्परर को देखते हैं जिसको जैसे ही पता चलता है कि औषधियों के साथ च्यू उनके हाथ से निकल चुका है तो वह क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, बढ़िया, अगर तुम रॉयल ब्लड को इनहेरिट करते हो तो तुम्हें इतना तो बहादुर होना ही चाहिए। जो सुनता हुआ डीमन वो कुछ भी ना बोलते हुए उससे कहता है, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। एम्परर कहता है, हाँ बोलो। वह बताता है, मैं जानता हूँ आप कंक्यूबन और मास्टर च्यू को दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो एम्परर कहता है, हाँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई का कंक्यूबन और मेरा भतीजा है, तो स्वाभाविक बात है कि मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगा, इसमें अजीब बात क्या है? डीमन बताता है, मेरा कहना यह था कि कंक्यूबन गॉर्जो नहीं लौट सकती क्योंकि उन्होंने ह्यूआन के प्रिंस को जन्म दिया है। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो डीमन उसे बताता है, हालांकि अगर वे नॉर्थ ह्यूआन में ही रहे तो होने वाले एम्परर टोगस टेमोर कंक्यूबन और मास्टर च्यू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वे निश्चित रूप से इंपीरियल पावर को मजबूत रखने के लिए उन्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ एम्परर कहता है, घुमा फिरा की बात
बातें करना बंद करो और जो तुम बोलना चाहती हो वो सीधे तौर पर कहो। तो डीमन बताता है आप उन्हें अपनी ऑफिशियल कंक्यूबाइन क्यों नहीं बना लेते। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है क्या तुम लेविडेट मैरिज के बारे में बात कर रहे हो। डीमन बताता है युआन की राजवंश परंपराओं के अनुसार दिवंगत एम्परर की निधन जिस पल हुआ था उसी पल से आप उनकी कंक्यूबाइन को अपनी कंक्यूबाइन बनाने के लिए योग्य बन चुके थे। अगर आप उन्हें अपनी कंक्यूबाइन बनाते हैं तो आप उन्हें और मास्टर च्यू दोनों को ही अच्छी तरह से बचा सकते हो। जिस पर कि एम्परर थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि बल प्रयोग करने के बाद भी मैं उसे अपना बना नहीं पाऊंगा। मैं उसे अपना बना सकता हूँ, हथेली पलटने जितना आसान है मेरे लिए। हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं उसकी इच्छा से उसका दिल जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कंक्यूबाइन को पता होना चाहिए आखिरकार मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। अगर मैं अपनी ईमानदारी इसी तरह दिखाता रहूं तो मुझे यकीन है एक दिन वो मुझसे अपने दिल की बात कह देगी। भले ही इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन यही सही है। इसी के साथ थोड़े समय बाद हम देखते हैं वे लोग फाइनली माउंट हुआ तक पहुंच चुके थे। एम्परर अपने घोड़े से उतर सामने माउंट हुआ को देखते हुए कहता है माउंट हुआ मेनलैंड के सभी उठी हुई धरतियों के सबसे नॉर्थ पॉइंट पर आता है। यह मेरे सबसे पहले टारगेट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ वो जैसे ही कहता है स्वादिसेंट मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा नाम डायरी ओक है। तो स्वादिसेंट उसकी आभा को महसूस करता हुआ कहता है मैं तुमसे बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट को महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज माउंट हुआ में खून की नदियां बहेगी। तो एम्परर बताता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे सहमत हूँ। इसी के साथ हुआनुना के घाट के पास पहुंचकर कहता है हम पहुंच गए, चलिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जो सुनता हुआनुना पहले तो उसे थोड़ी देर तक घूरती है पर बाद में हम देखते हैं वो उसके हाथों को पकड़ उस घाट से उतरते हुए उससे पूछती है हम कहाँ पर हैं। एम्परर बताता है हम माउंट हुआ में हैं। तो हुआनुना अपने सामने से आ रहे लोगों को देखते हुए कहती है ये लोग। जिसको सुनता हुआ एम्परर कुछ भी ना बोलते हुए उसके साथ अपने सामने से आ रहे लोगों को देखता रहता है जो कि उनके सामने खड़े होते हुए कहता है यहीं पर रुक जा, इस समय किसी को भी माउंट हुआ पर जाने की अनुमति नहीं है। जो सुनता हुआ एम्परर कहता है मैं गोयांग डैग्योक हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने के। इतना बोलते हुए वो हुआनुना को अपने साथ हवा में ले जाते हुए कहता है आपको इन जैसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इन्हें दोबारा कभी नहीं देखोगे, इसीलिए उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। हम देखते हैं वहाँ पर खड़ी आर्मी उन लोगों को अपने ऊपर उड़ता हुआ देख काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं असंभव, ये कैसे हो सकता है, या वे एयर वॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब तो वो आदमी स्वॉर्डमैनशिप में स्वादिसेंट के बराबर है, मतलब कि उन्हें पूरा यकीन हो चुका था अब उनका बचना नामुमकिन है। वहीं डैग्यो को अपनी ओर आता हुआ देख स्वादिसेंट अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसका और मेरा स्किल लेवल बराबर है। नहीं, उसने न केवल एयर वॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल खुद पर किया बल्कि उसने उसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति पर भी किया है। इसके अलावा जिस तरह उसने मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी न जानने वाले एक वुमेन के साथ एयर वॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है उससे यह बात साबित हो जाती है कि वे एक अलग ही लेवल पर है, एक ऐसी लेवल जो इंसानों से परे है। ऐसे कारनामे इंसान कर ही नहीं सकते। इसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला एपिसोड हम लोगों को कल देखने को